नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको कुशल मंगल रखे। मस्त शाम को बड़े गुलगुले का आनंद ले। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े और हमने पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती के पठार का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जिसके माध्यम से ये अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। तो ये पहला टॉपिक है जिसकी प्रश्नावली है, इसके बाद ये पूरा हो जाएगा। एमसीक्यू क्लास होगी। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो जरूर ज्वाइन करें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिलता रहे। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं और क्लास का शेड्यूल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे रखा है वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की। देखिए, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? कौन कौन से जिलों में विस्तृत है क्या महान शुष्क मरुस्थल? देखिए, पहला ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। दूसरे में है बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर। तीसरे में जैसलमेर, चूरू, नागौर और बाड़मेर। फिर है चूरू, नागौर, बीकानेर और जैसलमेर। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार वही इसको। देखिए, ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। ये राजस्थान है। ये इधर का पूरा जो भाग कहलाता है ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है भाई, जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विस्तृत करती है। इससे पश्चिम वाले भाग में एक जिला है यहाँ पर बीकानेर, यहाँ पर है जैसलमेर, यहाँ पर है जोधपुर और यहाँ पर है बाड़मेर। ये चारों जो जिले हैं वो मान शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये चारों जिले देखिए, बीकानेर है क्या, बीकानेर है, जैसलमेर भी है और जोधपुर भी है और बाड़मेर भी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो है ऑप्शन नंबर 1। महान शुष्क मरुस्थल में राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले आते हैं। ये जो सारे सवाल है वो पहले की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। देखिए, वर्तमान जिलों के हिसाब से इसमें देखें तो दो जिलों को और शामिल कर सकते हैं, एक तो फलोदी और एक है बालोतरा। बालोतरा, इन दोनों जिलों को भी महान शुष्क मरुस्थल प्रदेश में हम शामिल कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय प्रदेश है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सहारा। तो सहारा को देख लीजिए। ये है भूमध्य सागर, ये है इधर यूरोप है, ये है अफ्रीका। अफ्रीका का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, यहां पर सहारा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल तो ये है भाई। अब देखिए, थार को छोड़िए एक बार। शुष्क मरुस्थल, जो राजस्थान का मरुस्थल है उसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। उसके पश्चिम वाला जो भाग है ये माना कि अपना राजस्थान का पश्चिमी भाग है। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है और ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये इधर से अरावली, अरावली के पश्चिम वाला भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। इससे इधर वाला जो भाग है वो कहलाता है शुष्क मरुस्थल। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कहलाता है शुष्क मरुस्थल, ये वाला भाग कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ये जो शुष्क मरुस्थल है वो तो मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिम वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का उसको कहते हैं कच्छ। कच्छ की खाड़ी कहां पर है? गुजरात के पास में कच्छ की खाड़ी है भाई। कच्छ की खाड़ी और यहां पर खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी कहां पर है? ये गुजरात के पास है। शुष्क मरुस्थल जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। सारा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सारा मरुस्थल कहलाता है। अब बचता है थार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थार। थार का मरुस्थल पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में मिलता है भाई। तो राइट आंसर होगा थार। आगे चलिए, अगला सवाल लेते हैं भाई। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है?
देखिए राजस्थान में विकिरण की भांति एक पर्वत श्रृंखला है, संसार की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो एक वलित पर्वत के तौर पर है। वर्तमान में समय के हिसाब से देखें तो ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। देखते हैं भाई राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है, एक बार देख लेते हैं मोटे तौर पर। ये राजस्थान में विकिरण की भांति है, कहां से लेके कहां तक, सिरोही से लेके झुंझुनू तक, झुंझुनू तक राजस्थान में है। देखिए इसकी कुल लंबाई तो है 692 कुल लंबाई। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है राजस्थान में। तो ये जो लंबाई है सिरोही से लेके झुंझुनू तक ये कितनी है, 550 किलोमीटर। लगभग राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है इसका, 80% भाग है। अब देखिए ये राजस्थान में विकिरण की भांति है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से ये राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है, वो अपना टॉपिक होगा राजस्थान की जलवायु, उसमें देखने वाले। तो देखिए अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में उत्तर में कहां तक विस्तार है, क्या खेतड़ी झुंझुनू, शार्दुल गंगानगर में ये जाती नहीं है, हनुमानगढ़ में भी नहीं जाती, क्या सिक्कर इसका उत्तरी बिंदु नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है खेतड़ी झुंझुनू तक है इसका राजस्थान में उत्तर में विस्तार है भाई। और वैसे इसका विस्तार कहां है, गुजरात से लेके दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी जहां पर राष्ट्रपति भवन बना है वहां तक अरावली का विस्तार मिलता है। आगे देखिए अगला सवाल, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है। मतलब जो राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र है वो प्रागैतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले पृथ्वी एक भूखंड के रूप में स्थित थी जिसका नाम था पेंजिया, जिसके चारों तरफ एक विशाल जलराशि थी जिसका नाम था पेंथालासा। विशाल जलराशि जो इस भूखंड को घेरे हुई थी जिसका नाम था पेंथालासा। कालांतर में क्या हुआ, ये पेंजिया है, इसमें विखंडन होता है और ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, दो भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम अंगारा लैंड और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड। एक का नाम अंगारा लैंड, दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड। अब देखिए ये दो भूखंडों में विभाजित हो जाती है तो इसके बीच में ये जो जलराशि है वो आ जाती है। ये जलराशि आने से एक सागर का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, उस सागर को हम बोल सकते हैं तैतीस सागर। कौन सा सागर, तैतीस सागर। अब देखो ध्यान देने योग्य बात जो है वो है यहाँ पर कि अंगारा लैंड है, इसका राजस्थान के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। अंगारा लैंड का राजस्थान के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है। अब पीछे बचते हैं एक तैतीस सागर, एक गोंडवाना लैंड। अब देखिए गोंडवाना लैंड को हम देखें तो इसके राजस्थान में जो अवशेष है वो है एक तो अरावली और दूसरा है हाड़ौती का पठार। ये दो भौतिक प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अब अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। तैतीस सागर का अवशेष है भाई। क्या रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वो 33 सागर का अवशेष है। क्या क्या है, एक तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र किसका भाग है, 33 सागर का। राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं किसका अवशेष है, 33 सागर की। खारे पानी की झीलें किसका अवशेष, 33 सागर का अवशेष। और क्या अवशेष है भाई, जो पूर्वी मैदान, ये भी किसका अवशेष है, 33 सागर का। ऐसा माना जाता है कि ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है जो भारत के 43% भाग पे विस्तृत है, गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है उसका भी ये भाग माना जाता है पूर्वी मैदान। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा आपके 33 सागर। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के 33 सागर का अवशेष है। आगे चलते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग या कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमें भाई पता है अच्छे से कि राजस्थान का कितना 61.11% भाग किस में आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। 9% भाग किस में आता है,
अरावली में आता है। 23% भाग किस में आता है? पूर्वी मैदान में आता है। 6.89% भाग किस में आता है? हाड़ौती के पठार में आता है। ये किस में? मरुस्थल में, ये अरावली में, ये पूर्वी मैदान में और ये हाड़ौती में। तो अब देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल में पूछा जा रहा है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2/3। 2/3 इंटू 100। यदि देखेंगे तो 3 का भाग 100 में आप दोगे तो कितनी बार जाता है? 33। 33 को 2 से गुणा करोगे तो लगभग आ रहा है 66 आ रहा है। तो 66 किसके नजदीक है? 61.11 के। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है लगभग 2/3। आगे चलिए, अगला सवाल है, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? क्या है भाई कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर है बारिश नहीं होती। क्या रेत के टीलों का बहुतायात होना? ये तो कोई वजह नहीं होती भाई। रेत के टीले हो या ना हो उससे बारिश को क्या फर्क पड़ेगा? अत्यधिक गर्मी? ये तो उल्टा। यदि सारी जो भौगोलिक दशाएं अनुकूल हो तो अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा और आर्द्रताग्राही जो हवाएं हैं वो आकर्षित होगी, इधर मानसून आकर्षित होगा। तो बल्कि ये तो ऐसी मनोदशा या ऐसी स्थिति बनती है तो अत्यधिक गर्मी बारिश का कारण बन सकती है, बल्कि वर्षा न होने का कारण तो नहीं बन सकती। क्या धूल भरी आंधियां चलना? ये भी कोई कारण नहीं हो सकता। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश में होना, इसका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए समझते एक बार। मैंने कहा राजस्थान में विकिरण की भांति एक पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के समकालीन मानी जाती है। ये विकिरण के भांति है। 2 मानसून की शाखाएं होती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरी अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा। देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो पहली शाखा क्या है? उत्तर की तरफ जाती है और खूब बारिश करती है मेघालय की जो पहाड़ियों में आप देखते हो। उसके बाद दूसरी शाखा आती है जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उनसे, उनकी पहाड़ियों से टकरा के फिर इधर घूम जाती है। इधर से फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर बारिश करती करती राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा भाग है ये? पूर्वी राजस्थान। यहां पर तो बारिश करती है, लेकिन ये इसके बाद में अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाती है। इसके बाद वाला क्षेत्र जो कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान, ये अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। इस कारण यहां पर बारिश नहीं होती। इधर देखिए आप, अरब सागरीय शाखा है, ये इस शाखा के समानांतर है। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये वाली शाखा क्या करती है? इसके समानांतर आगे निकल जाती है हिमालय की ओर। इस कारण अपने पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा बारिश से नहीं होती। इसका राइट आंसर होगा अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। किसके लिए? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के लिए। इसके बाहर जो आर्द्रताग्राही हवाएं हैं वो नहीं जा पाती बारिश से। अगला सवाल, अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में? राज्य के कौन से भाग में अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई है वो बताना है। क्या मध्यवर्ती भाग में? तो यहां पर सबसे कम ऊंचाई है किसकी? अरावली की। क्या पूर्वी भाग में? पूर्वी भाग में तो पूर्वी मैदान है। क्या दक्षिणी पश्चिमी भाग या दक्षिणी पूर्वी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग होगा। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है, क्योंकि यहां पर क्या है आप देख रहे हो, कौन सी? सिरोही, उदयपुर, ऐसे जिले आते हैं इस क्षेत्र में, जिसमें आप देख सकते हो सिरोही में कौन सा? गुरु शिखर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी? गुरु शिखर। कौन से भाग में? राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी। तो अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई भी कहां मिलेगी आपको? दक्षिणी पश्चिमी भाग में मिलेगी। सवाल पूछा गया है भाई, जितने भी सवाल है पुराने एग्जामों में आए हुए सवाल है। जेम्स टोड ने हिंदू आल्पस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, इन्होंने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? क्या टोडगढ़ को कहा है, माउंट आबू को कहा है, पूर्वी मैदान को कहा है या फिर कुंभलगढ़ को कहा है? तो जो
हिंदू ओलंपस कहा है, वो माउंट आबू को कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि माउंट आबू जो चोटी है इसके ऊपर अनेक मंदिर है, अनेक हिंदू मंदिर है, इस कारण इसको जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है। याद रखोगे भाई। आगे देखिए, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? मतलब एक तरफ तो है मारवाड़ का मैदान, मारवाड़ का मैदान, दूसरी तरफ है आपके मेवाड़ के उच्च पठार, मेवाड़ के उच्च पठार। इनको अलग करने वाली जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कौन सा है? क्या वो भाकर है? भाकर तो सिरोही में है, और जब किसी पहाड़ी प्लस भाकर नाम आता है तो हमने देखा कि वो जालौर में आएगा। बीजासन का पहाड़ है, मेरवाड़ा का पहाड़, या फिर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करने वाला जो क्षेत्र है वो है आपके मेरवाड़ा का पहाड़, जो अजमेर और ब्यावर के आसपास का क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करने वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मेरवाड़ा का पहाड़ कहलाता है। आगे देखिए, जलोढ़, जलोढ़ वे दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? सबसे पहले देखिए भाई, जलोढ़ और दोमट मिट्टी ये कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है। ये किससे प्राप्त होती है? निक्षेपण से प्राप्त होती है। मतलब नदियों द्वारा लाया गया जलोढ़, लाया गया मलबा परत बाई परत जमता जाता है, निक्षेपण होता जाता है, जिससे इस जलोढ़ या दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। क्या ये मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है? यहां पर तो नहीं मिलती। क्या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में मिलती है? यहां पर कौन सी मिट्टी मिलती है? मध्यम काली मिट्टी मिलती है, मध्यम काली मिट्टी मिलती है इस क्षेत्र में। क्या पूर्वी मैदानी भाग में या उक्त सभी में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। पूर्वी मैदानी भाग में जलोढ़ व दोमट मिट्टी मिलती है। राजस्थान का ये सबसे उपजाऊ मैदानी भाग है, इस कारण यहां पर राजस्थान का सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है, जनसंख्या का घनत्व मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है तो उपज भी अच्छी होती है, कृषि वगैरह की। मैदानी क्षेत्र है, इस कारण लोग ज्यादा निवास करते हैं। आगे देखिए, काली मिट्टी, काली मिट्टी राज्य के कौन से भौतिक विभाग की विशेषता है? कौन से भौतिक प्रदेश की विशेषता है काली मिट्टी? तो अभी हमने देखा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, लूणी है भाई, सुनी नहीं है यहाँ पर, लूणी बेसिन, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या अरावली पहाड़ क्षेत्र। तो जो काली है या मध्यम काली मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। जो किसका भाग है भाई? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है। आगे चलिए, अगला सवाल, लाठी सीरीज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। क्या ये भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है, या उपयुक्त सभी? बताओ देखें। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो देखेंगे बाद में, सबसे पहले देख लेते हैं लाठी सीरीज। तो देखिए, लाठी सीरीज क्या है भाई? ये जैसलमेर के पोखरण, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य एक 60 किलोमीटर लंबी जल परपट्टी है या जल पट्टी है। कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर। ये जल पट्टी है जहां पर मीठा पानी मिलता है।
इसके ऊपर घास मिलती है भाई, इस सीरीज के ऊपर, इस लाठी सीरीज के ऊपर एक घास मिलती है, प्यारी सी घास जिसका नाम क्या है, सेवण घास, जिसे कौन सी नस्ल की, साहीवाल नस्ल की गाय खाती है। ये दूर से देखने पर एक उद्यान जैसा लगता है, इसे क्या कहा जाता है, मरुस्थल का नखलिस्तान, नखलिस्तान कहा जाता है। इसको कहा जाता है, इस लाठी सीरीज के ऊपर जो घास दिखती है, दूर से ऐसा लगता है कि कोई उद्यान है, उस उद्यान को मरुस्थल का नखलिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भूमिगत जल पट्टी है। लाठी सीरीज वो भूमिगत जल पट्टी है जो जैसलमेर के पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य 7 किलोमीटर भूमिगत मीठे जल की पट्टी है, जहां जिसके ऊपर घास मिलती है, कौन सी, सेवण लिलोण घास मिलती है, जिसे साहीवाल नस्ल की गायें खाती है। मतलब साहीवाल नस्ल की गायें कहां पर मिलती है, जैसलमेर में मिलती है। इस सेवण घास को दूर से देखने पर इस मीठे जल की पट्टी के ऊपर अपने को ऐसे लगता है कोई उद्यान है, उस उद्यान को कहा जाता है मरुस्थल का नखलिस्तान। आगे देखिए भाई, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। मतलब नहीं का पूछा है, 4 विशेषताएं दे रखी है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से थार के मरुस्थल की विशेषता नहीं है। हमने बता दिया कि थार का मरुस्थल पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। भारत में मुख्य तौर पे इसकी जो है अधिकतर भाग राजस्थान में मिलता है। ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, यहाँ पर बिल्कुल है भाई, शुष्क जलवायु मिलती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु, 25 से 40 तक कौन सी मिलती है, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु मिलती है। यहाँ रेतीली मिट्टी, बिल्कुल रेतीली मिट्टी यहाँ पर मिलती है। यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, यहाँ बालू के स्तूप मतलब धोरे पाए जाते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। बरखान, अनुदेद्रीय, अनुप्रस्थ हमने देखे, सब्र काफीज, मतलब सारे प्रकार के बालू का स्तूप इधर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ सदाबहार वन नहीं मिलते। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं या फिर माउंट आबू में मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और माउंट आबू में मिलते हैं भाई सदाबहार वन। यहाँ पर वन कौन से मिलते हैं फिर, तो इस सवाल क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग में कौन से, कंटीले या कंटीली झाड़ियां मिलती है, कंटीली झाड़ियां मिलती है, या फिर कैसे शुष्क जलवायु वाले पेड़ मिलते हैं, जैसे खेजड़ी, बबुल, केर, खेर, इस प्रकार के वृक्ष यहां पर मिलते हैं, जिनकी विशेषता क्या है, पत्ते छोटे वे जड़ें लंबी। आगे चलिए, गलत युग्म की पहचान करें। युग्म दे रखे हैं और आपको गलत की पहचान करना है। क्या सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, क्या अजमेर में तारागढ़ चोटी है, क्या जयपुर में खो चोटी है, क्या सीकर में गुरु शिखर चोटी है। तो देखिए भाई इसको ध्यान से, सिरोही में अचलगढ़ है। एक बार आपको बता देते हैं अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं कौन कौन सी है। देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी चोटी, गुरु शिखर। उसके बाद आपके पड़ती है शेर, उसके बाद देलवाड़ा या दिलवाड़ा, उसके बाद आपके पड़ती है जरगा, उसके बाद है अचलगढ़, उसके बाद है कुंभलगढ़ और उसके बाद है रघुनाथगढ़। कितनी चोटियां हो गई, 3 3 6 1 7 चोटी हो गई। अब देखते हैं क्या इन 7 में ये पूरी आ गई क्या। सिरोही में अचलगढ़, ठीक है भाई, ये रहा अचलगढ़ सिरोही में पड़ती है। अजमेर में तारागढ़ है, तारागढ़ चोटी कहाँ पर है, अजमेर में है, जो मध्य अरावली की चोटी है। जयपुर में खो चोटी पड़ती है भाई, जो उत्तरी अरावली में है। कहाँ पर है, उत्तरी अरावली में खो, कहाँ पर, जयपुर में। सीकर, तो सीकर में भाई जो चोटी है वो है रघुनाथगढ़, जिसे क्या कहते हैं,
क्या विशेषता इसकी? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर ऊंची है भाई। तो रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में है। तो गुरु सीकर कहाँ पर है? गुरु सीकर आपके सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे चलिए, आगे देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। और क्लास को देखना, बहुत मजे के साथ देखना। आपका जो ये टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो कंप्लीट होगा। और यदि आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना अपने यार दोस्तों को। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए। उत्तर देना है आपको। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। पहले में अरावली की जो चोटियां हैं वो दे रखा है और दूसरे में जिले दे रखे। तो रघुनाथगढ़ हमने अभी देखा है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको मजा आए। रघुनाथगढ़ कहाँ है? वो सीकर में है। शेर कहाँ है भाई? शेर, शेर आपके है सिरोही में। जरगा कहाँ है? उदयपुर में है। और जयगढ़ कहाँ है? ये जयपुर में है। ये होगा तो पहले में ऑप्शन नंबर 2, ये तो सीधा ही मिल गया आपको। दूसरे का और देख लेते हैं। 2 में 1, ये तो नहीं है। आगे देखते हैं, ऑप्शन मिल रहे हैं क्या? देख लें। 1 में 2, 1 में 2, 2 में 1, ये यहां पर बे है। ये ऑप्शन उल्टे दिए गए हैं भाई, देख लेते हैं इधर। ये ऑप्शन इस तरीके से बनेगा। ए में क्या आएगा? 2 आएगा। बे में क्या आएगा? बे में क्या आएगा? 1 आएगा। से में क्या आएगा? से में आएगा आपके 4। और दे में क्या आएगा? दे में आएगा 3। तो इस प्रकार का ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या? मिस प्रिंट हुआ है शायद। 2 1 4 3, 2 1 4 3, यही है भाई। यहाँ पर ए, बे, से और दे, इस प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, जयगढ़ जयपुर में है। आगे चलिए, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या है? बढ़ते क्रम में। देखिए, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। अवरोही और आरोही कैसे समझते हैं दोनों को? अवरोही क्रम में इस प्रकार चलना है, बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा और इससे छोटा। ये क्रम कौन सा है? ये है अवरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा है? ये वाला, इसका उल्टा। ये क्रम कौन सा है? ये क्रम है आपके आरोही। तो आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, कम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई की ओर चलना है। इधर से लेते हैं फिर। क्या अचलगढ़ से रघुनाथगढ़ आता है क्या? अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ आता है। हमने देखा ना अंकुर, अंकुर ट्रिक देखा था। तो ए फॉर अचलगढ़, कू फॉर कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ इधर आ गया, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं आरोही क्रम जब भी पूछा जाए तो इधर से लेना आपको। देखिए, जरगा, ठीक है भाई, गुरु शिखर आ गया, शेर आ गया, दिलवाड़ा, उसके बाद जरगा, ठीक है जरगा। अंकुर आएगा, तो अंकुर के बाद के यदि देखें तो यहां पर अचलगढ़ आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद देखिए जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ये जो इसका राइट आंसर होगा ये यही होने वाला है भाई। कैसे, एक बार फिर देखते हैं। देखिए, मैंने कहा अवरोही क्रम पूछा है, अवरोही क्रम बताना है तो सबसे पहले हमने देखा गुरु शिखर है, उसके बाद शेर, उसके बाद देलवाड़ा, उसके बाद ये जरगा, उसके बाद हमने एक ट्रिक देखी थी अंकुर। अंकुर में ए फॉर अचलगढ़,
कु फॉर कुंभलगढ़, रे फॉर रघुनाथगढ़। तो यही क्रम होगा। तो हमें क्या पूछा है, आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम मतलब रघुनाथगढ़, ये इससे बड़ी कुंभलगढ़, इससे बड़ी अचलगढ़, उससे बड़ी जरगा, और फिर ये तीनों इनसे और बड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? जो थार के मरुस्थल में है भाई, देखिए अर्धचंद्राकार टीले। कैसे? अर्धचंद्राकार टीले। इनको क्या कहते हैं? माना कि इधर से पवन चल रही है, ये उत्तल ढाल बनता है, ये अवतल ढाल बनता है। जिधर से हवा चल रही है उधर उत्तल ढाल बनाने वाले और विपरीत दिशा में अवतल ढाल बनाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे टीले क्या बरखान कहलाते हैं, सम कहलाते हैं, रण कहलाते हैं, या फिर गार्डिन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अर्धचंद्राकार जो टीले हैं वो बरखान कहलाते हैं। देखिए ये अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं और इनकी प्रमुख जो विशेषता है वो क्या है? मरुस्थल के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मरुस्थल के विस्तार हेतु उत्तरदायी, विस्तार हेतु उत्तरदायी। कौन से? बरखान। अब देखिए बरखान देखें तो दो और देख लेते हैं हम। ये हवा चल रही है, हवा के समानांतर रेत के टीलों का जमाव कौन से स्तूप कहलाते हैं? कौन से बालू का स्तूप कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य। कौन से? अनुदैर्ध्य। ये माना कि इधर से हवा चल रही है, हवा के एकदम समकोण पर बालू का स्तूप जब बनते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। एक और होता है भाई, ऐसे तो होने को तो हमने पूरा देख रखा है, डिस्क्रिप्टिव जो जहां पर पढ़ा रखा है। ये जब बरखान की एक भुजा ज्यादा लंबी हो जाती है तो ये कौन सा हो जाता है? फिर ये सीप कहलाता है। तो इसका तो जो राइट आंसर होने वाला है वो बरखान होगा। ये अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य इस प्रकार बनते हैं, अनुप्रस्थ इस प्रकार के बनते हैं, और ये बरखान इस प्रकार के बनते हैं। और एक भुजा जब इसकी आगे हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? सीप कहलाता है। और बरखान के विपरीत दिशा से जब हवा आती है और सेम ऐसी आकृति बनती है, या यूं कहें कि बरखान का उल्टा, तो कौन सा? पैराबोलिक। पैराबोलिक या पैराबेलिक बालू का स्तूप कहलाता है, जो महिलाओं की हेयर पिन होती है उनकी आकृति का होता है। आगे चलिए, आगे चलिए। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा है? जो मध्य अरावली है उसका जो निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा है भाई? क्या वो सांबर क्षेत्र है, बोराट का पठार है, मारवाड़ क्षेत्र है, या आबू ब्लॉक है? तो आबू ब्लॉक तो क्या है? ये उच्चतम है भाई। कौन सा क्षेत्र है? इसका उच्चतम क्षेत्र है आबू ब्लॉक, जो कहां पर पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। और जहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। मारवाड़ क्षेत्र नहीं है भाई, बोराट का पठार भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो सांबर क्षेत्र है। ये अभिकेंद्रीय क्षेत्र कहलाता है, अभिकेंद्रीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इससे शेखावाटी क्षेत्र से नदी आके गिरती है, जयपुर से आके गिरती है, अजमेर से आके गिरती है, नागौर से आके गिरती है। तो अलग अलग प्रकार की नदियां आकर गिरती है। ये एक अभिकेंद्रीय क्षेत्र कहलाता है, जो क्या है? अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। याद रखोगे भाई। आगे चलिए। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीड़ प्रभावित है? बीड़ क्षेत्र से प्रभावित राजस्थान के कौन से जिले हैं? ऑप्शन में दे रखा है, देखते हैं। देखे, क्या कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर है, या बांसवाड़ा? बांसवाड़ा नहीं है। आगे देखें ही क्यों। क्या भीलवाड़ा, डूंगरपुर? डूंगरपुर नहीं है। राजसमंद भी नहीं है, भीलवाड़ा भी नहीं है। ये तो तीनों ही नहीं है, ये भी तीनों ही नहीं है। क्या अजमेर? अजमेर भी नहीं है, भीलवाड़ा भी नहीं है, पाली भी नहीं है। तो सीधा सा आंसर निकल के आता है वो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। बीड़ क्षेत्र क्या, कौन से क्षेत्र को कहते हैं? देखिए भाई, चंबल नदी है, ये यहां एमपी से निकलती है। महद झील, सॉरी, जानापाव की पहाड़ियां एमपी से निकलती है। जानापाव की पहाड़ियां एमपी से निकलती है। ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद, राजस्थान के जो पूर्वी जिले इनमें बहने के बाद इटावा के निकट
इटावा के निकट किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ये क्या करती है? ये एक बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है, जो किसे क्या बोलते हैं? बीड़ क्षेत्र बोलते हैं। मतलब उबड़ खाबड़ उत्खात भूमि का निर्माण करती है। कौन सी भूमि का? उत्खात भूमि का निर्माण करती है। उत्खात भूमि का निर्माण करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो ये जो बेडलैंड टोपोग्राफी है ये क्या कहलाता है? बीड़ क्षेत्र कहलाता है। मतलब जब इसका अपवाह क्षेत्र चौड़ा होता है और फिर जब जल की कमी होने के कारण अपवाह क्षेत्र कम हो जाता है और वापिस जो अपवाह क्षेत्र तक गया हुआ पानी वापिस इधर आता है, आते समय यहाँ पर ये बड़े बड़े खड्डे कर देता है, दोनों साइड बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण कर देता है, जिसे क्या बोलते हैं? बीड़ क्षेत्र बोलते हैं। इसकी सहायक नदियां भी क्या करती है? इस बीड़ क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस पर कौन कौन से? कोटा का जो भाग है वो भी आता है, सवाई माधोपुर और धौलपुर आता है। इसमें एक और भी आता है भाई, करौली जिला। करौली जिला। ये जो अपवा क्षेत्र है चंबल का वो क्या कहलाता है? डांग क्षेत्र कहलाता है। डांग क्षेत्र कहलाता है। और इस डांग की रानी किसे कहते हैं? वो करौली को कहते हैं। आया समझ में? आगे चलिए। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? मतलब आपको बताना है कि संरचनात्मक दृष्टि से जो राजस्थान का निर्माण हो रखा है इसके भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उच्चावच क्या कहलाते हैं? किसे कहते हैं भाई? सबसे पहले तो जो भी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है वो उच्चावच कहलाता है। जैसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से? महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार और मैदान, ये क्या कहलाते हैं? ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। तो उच्चावच आपके समझ में आया। तो अब पूछ रहा है किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? बताओ देखे। क्या उत्तरी वृद्ध मैदान? मैंने कहा मैदान, ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है। क्या उत्तरी वृद्ध मैदान का भाग है और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है राजस्थान के भौतिक स्वरूप? क्या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश? तो पर्वतीय प्रदेश अपने है ही नहीं। हमने देखा है कि अरावली एक पर्वतीय श्रृंखला है राजस्थान में जो विश्व की सबसे प्राचीन है। भारत का उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है ये तो नवीनतम है, अभी भी हिमालय क्या कर रहा है? बढ़ रहा है हर साल। तो ये तो नहीं होगा भाई। इसके बाद देखिए तटीय मैदान, तो तटीय मैदान का राजस्थान के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। आगे देखिए प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो ये नहीं है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो उत्तरी वृद्ध मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, ये होगा भाई। प्रायद्वीपीय पठार से राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला और हाड़ौती के पठार का निर्माण होता है। उत्तरी वृद्ध मैदान से जो पूर्वी मैदान है और मरुस्थल का जो निर्माण है वो इसके द्वारा होता है। तो देखिए राजस्थान की जो भौतिक संरचना या भौतिक प्रदेश है, या पूछे कि राजस्थान में जो उच्चावच है कौन सी श्रेणी के, तो वो है अपने द्वितीय श्रेणी के। राजस्थान में पठार भी है, मैदान भी है, पर्वत श्रृंखलाएं भी है। आगे चलते हैं। राजस्थान में वृद्ध सीमा ब्रांच जीबीएफ वृद्ध सीमांत भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किन किन के सहारे फैला है भाई? क्या ये बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में फैला है, या उदयपुर की पहाड़ियों में फैला है, अलवर की पहाड़ियों में, शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियों में? कांतली नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, या जो अफवाह जहां पर कांतली नदी बहती है उसे क्या कहते हैं? तोरावाटी। किसे कहते हैं? कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र। अफवाह क्षेत्र। तो देखिए वृद्ध सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला है? सबसे पहले देख लीजिए ये है क्या? ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये हाड़ौती का पठार है। अरावली व हाड़ौती। अरावली व हाड़ौती के मध्य निम्न भाग, इसके मध्य निम्न भाग जो स्थित है, या ब्रंश जो है,
अरे भ्रंश किसे कहते हैं? दो ऊपर उठे हुए भाग के बीच में दसावा जो भाग है वो भ्रंश कहलाता है। तो अरावली और हाड़ौती को अलग करने वाला जो भ्रंश है उसे क्या कहते हैं? जीबीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जीबीएफ। तो ये कहां पर है भाई? ये बूंदी और सवाई माधोपुर पहाड़ियों के मध्य आपको मिलेगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे चलिए। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी, ये क्या है? शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी क्या है? क्या ये अरावली की नदी घाटियां नहीं है? क्या अरावली के दर्रे हैं, खनन केंद्र है, या नदियों के उद्गम स्थल है? तो जो इसका राइट आंसर है घाट। घाट मतलब दर्रे। घाट बोल दो, चाहे नाल बोल दो, चाहे दर्रे बोल दो, ये क्या है? ये सब एक ही चीज है। तो ये क्या है? ये अरावली के दर्रे है। आगे देखते हैं अरावली के कुछ दर्रे। ये देखिए, अरावली के कुछ दर्रे दे रखे हैं जो मुख्यतः राजस्थान के जो दर्रे हैं मुख्यतः अरावली में ही मिलेंगे आपको। देख लिए, ये बर दर्रा है जो अजमेर और किसके बीच है? अजमेर और पाली के बीच है, यहां पर बर दर्रा। ये शिवपुरा एवं सूराघाट कहां पर है? अजमेर में है। शिवपुरा और सूराघाट। लाखेरी कहां पर है? ये आपके बूंदी में है। ठीक है। रामगढ़ खटगढ़ ये कहां पर है? ये भी बूंदी में है। जेतवास कहां पर है? ये भी बूंदी में है। झालावाड़ में कौन सा दर्रा है? घाटोली दर्रा है, ये भी आपको याद रखना है। देबारी दर्रा कहां पर है? उदयपुर में है। केवड़ा की नाल उदयपुर में है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। हाथी दर्रा ये कहां पर है? ये भी उदयपुर में है। हाथीगुड़ा, देखिए हाथी दर्रा तो उदयपुर में, हाथीगुड़ा कहां पर है? ये आपके राजसमंद में है। सोमेश्वर की नाल ये कहां पर है? ये पाली में है। देसूरी की नाल कहां पर है? पाली में है। गोरम घाट कहां पर है? पाली और राजसमंद के मध्य है। कमली घाट कहां है? राजसमंद में है। और जिलावा कहां पर है? जिलावा की नाल ये आपके राजसमंद और पाली के मध्य। तो ये निम्न दर्रे हैं भाई, ये भी आपको देखना है। बहुत ही शानदार मैप के माध्यम से आपको दिखाया गया है, इसको एक बार और देखना आप। आगे चलिए। डांग, हमने देखा कि डांग क्षेत्र किसे? चंबल नदी का अपवा क्षेत्र या अपवा वाला जो भाग है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है भाई? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चंबल नदी राजस्थान के कौन से भाग में बहती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती हुई दक्षिणी पूर्वी भाग में बहती हुई ये जो नदी है उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट, इटावा के निकट किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो देखिए, क्या ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है? शेखावाटी प्रदेश का, अरावली का, ये लूणी बेसिन का? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 है। डांग क्षेत्र पूर्वी मैदान का भाग है। आगे चलिए। निम्न कथनों पर विचार करने हैं आपको, करोगे ना? करने हैं भाई, विचार करने हैं, ऐसे नहीं विचार अपने दिमाग में उपजे ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति विचार नहीं करता है तो फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, वो विचार करते रहना चाहिए। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या? आगे और देख लेते हैं। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये तो यहीं से निकल के आ जाएगा। सॉरी, आगे पूछा है क्या? ऑप्शन दे रखे हैं, तो आगे देखते हैं। गंगानगर, ये गलत हो गया भाई। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को गग्गर का मैदान कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसको देखना है, वापिस देखो। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। तो बिल्कुल भाई, छप्पन के मैदान में एक हिस्सा तो सीधा सीधा बांसवाड़ा का तो आ ही रहा है। चित्तौड़गढ़ का हल्का सा दक्षिणी भाग भी आता है और दक्षिणी पूर्वी उदयपुर का थोड़ा भाग आता है। या पर्टिकुलर हम कहें तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है। 56 गांवों का समूह है, 56 का मैदान कहलाता है।
56 का मैदान कहलाता है। तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर, ये भी सही है और ये भी सही है। राइट आंसर होगा के और गे। क्या केवल खे सही है? ये तो गलत हो गया। क्या केवल के व खे सही है? ये भी गलत हो गया। क्या केवल के और गे सही है? तो बिल्कुल के और गे सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आपको देखना है भाई। आगे चलिए। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई? बताओ देखे। क्या गग्गर नदी को मर्त नदी कहते हैं? बोराट का पठार है या मैदान है? नागपानी अरावली का दर्रा है? शेर अरावली की चोटी है? बताओ देखे। तो देखिए, गग्गर को मर्त नदी कहा जाता है क्योंकि ये किसका बाग है? सरस्वती का। पुराने समय में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, इस कारण इस गग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। बोराट, बोराट का बिल्कुल एक पठार है भाई। क्या है? पठार है, मैदान मैदान नहीं है। नागपानी क्या है? अरावली का दर्रा है? नहीं है, दर्रा नहीं है। ये क्या है? ये अरावली की पर्वत श्रेणी है। अरावली की श्रेणी है। अरावली की श्रेणी है। कौन सी? नागपानी। आगे देखिए, शेर बिल्कुल अरावली की चोटी है। कौन से नंबर की? अरे सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसके बाद 2 नंबर पे जिसका नाम आता है वो है शेर। शेर नंबर 2। आगे चलिए। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है भाई? जुरासिक काल। जुरासिक काल की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में? क्या जयपुर व टोंक? हमने तो नहीं पढ़ा यहाँ पर। क्या बांसवाड़ा व डूंगरपुर? यहाँ पर भी नहीं पढ़ा। क्या जैसलमेर व बाड़मेर? अगला और देख लेते हैं। अजमेर और नागौर? यहाँ पर भी नहीं पढ़ा। इन दोनों जिलों के बीच क्या है? कुबड़ पट्टी है। कुबड़ पट्टी है जहां पर फ्लोराइड युक्त जल पट्टी मिलती है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इस कारण यहाँ पर हड्डियों संबंधित रोग लोगों को देखने को मिलते हैं। कुबड़ पट्टी कोई आपको पूछे तो अजमेर और नागौर के मध्य है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर और बाड़मेर। देखिए यहां पर जो एक तो लाठी सीरीज और फॉसिल वुड पार्क, फॉसिल वुड पार्क जो है, ये कौन से युग की चट्टानें मिलती है? यहां पर आपको जुरासिक युग की चट्टानें मिलती है। आगे देखिए, ये राजस्थान के प्रमुख पर्वत और पठार है भाई। देख लेते हैं एक बार मोटा मोटा। ये लाठी श्रेणी या लाठी सीरीज है जो मोहनगढ़ से लेके पोखरण के मध्य है। जैसलमेर के मोहनगढ़ से लेके पोखरण के मध्य 60 किलोमीटर मीठे पानी की जल पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। ये देखिए त्रिकूट पहाड़ी है, त्रिकूट पहाड़ी है जो जैसलमेर में, जिसपे सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये नाकोड़ा पर्वत है, कहां पर है? बाड़मेर में है। ये 56 की पहाड़ियां, 56 गोलाकार पहाड़ियां हैं जो बाड़मेर में पड़ती है, जिन्हें 56 की पहाड़ियां कहते हैं। यहां पर देखिए जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जिनका सबसे ऊंचा पर्वत है डोरा पर्वत। ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये जालोर में पड़ती है। सुंदा पर्वत है एक, ये कहां पर पड़ता है? ये भी आपके जालोर में पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर एक उड़िया का पठार है और आबू का पठार है। ये आबू का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो सिरोही में पड़ता है। यहाँ एक इसके पास में ही उड़िया का पठार है, वो भी सिरोही में पड़ता है। ये देखिए सिरोही में एक पर्वत श्रेणी है, तीखी पर्वत श्रेणी, जो कंगे के दांतों के समान तीखी है। इसे क्या कहते हैं? इसे भाकर कहते हैं। आगे देखिए, इधर से चलते हैं। टोटगढ़, मध्य अरावली की एक चोटी है टोटगढ़, जो कहां पर पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। ये यहाँ पर नागपाड़ है, देखिए नाग की आकृति का पहाड़ है, जो कहां पर है? अजमेर में है। और यहाँ पर एक चोटी है तारागढ़, मध्य अरावली की एक और चोटी तारागढ़ व टोटगढ़, 2 चोटियां हैं।
तारागढ़ कहाँ पर है? ये भी अजमेर में। इसके बाद देखते हैं हर्ष पर्वत या तोरावाटी पहाड़ियां, ये कहाँ पर है? ये सीकर में। ये हर्ष पर्वत है जहां पर है काजल सिकरा वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे तलहटी में जीण माता का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तोरावाटी पहाड़ियां ये कहां पर है? सिक्कर में। मालखेत की पहाड़ियां कहां पर है? तोरावाटी पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां भी सिक्कर में। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी भी कहां पे? सिक्कर में, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए यहाँ पर लोहागढ़। लोहागढ़ कहां पर है? लोहागढ़ है आपके झुंझुनू में है, जहां अपने हथियार गलाए थे किन्होंने? पांडवों ने, वो वाला लोहागढ़। भोजगढ़ कहां पर है? ये भी आपके झुंझुनू में। बाबाई की पहाड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। अब देखिए सीरावास की पहाड़ियां कहां पर है? ये आपके अलवर में पड़ती है भाई। ये कांकनवाड़ी का पठार है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कांकनवाड़ी का पठार, क्रांसका का पठार भी बोलते हैं इसे। कहां पर है? कांकनवाड़ी का पठार और क्रांसका का पठार दोनों आपके अलवर में है। ये उदयनाथ की पहाड़ी, जहां से कौन सी? रूपारेल नदी निकलती है, ये उदयनाथ की पहाड़ी है। खो, खो खेलने वाला नहीं, ये एक पहाड़ी है भाई। कहां पर है? जयपुर में। ये बैराट की पहाड़ी है, कहां पर है? ये भी जयपुर में पड़ती है। आगे देखिए इधर से, जहां जो जो लाल कर दिया है वो हमने पढ़ लिया। बाकी की ओर देखते हैं। देखिए इधर चलते। आड़ावल की पहाड़ियां कहां पर है? बूंदी में है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बूंदी की पहाड़ियां आपको याद रह जाएगी। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में शामिल जिसे करते हैं। बूंदी की पहाड़ियां, ये ऊपरमाल का पठार। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य ये ऊपरमाल वाला पठार है। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य ऊपरमाल का पठार। ये देखिए झालावाड़ में, झालावाड़ और कोटा दोनों में है मुकुंदरा की पहाड़ियां। ये कोटा का बाग भी आता है, इधर ये झालावाड़ का बाग भी आता है, दोनों में फैली हुई है। किसकी? मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियों को मिलाकर हम अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का नाम दे सकते हैं। अब देखिए ये कुंडला की पहाड़ियां, कोटा के चारों तरफ एक कुंडे जैसी आकृति में है, जिसे हम कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं। ये देखिए 12 में है भाई, रामगढ़ की पहाड़ियां या शाहबाज की पहाड़ियां, ये यहाँ पर है आपके 12 में। इधर वाला देख लिया, ऊपरमाल का पठार भी हमने देख लिया। अब देखिए मैसा का पठार, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के उत्तरी पूर्वी भाग में, या हम बोल सकते हैं चित्तौड़गढ़ के पूर्वी भाग में मैसा का पठार। ये यहाँ पर लसाड़िया का पठार है। उदयपुर के पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग में एक कटापटा पठार है जिसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ये देखिए एक चारों तरफ से ऐसे गोल गोल घेरा बना के गिरी हुई आकृति में जो दिख रही है, ये गिरवा की पहाड़ियां हैं। कहां पर है? ये उदयपुर में है। ये बोराट का पठार है, जो आपके कुंभलगढ़ राजसमंद से लेके गोगुंदा उदयपुर के मध्य बोराट का पठार। ये मैसा का पठार, ये ऊपरमाल का पठार, ये बोराट का पठार। इस तरीके के मैप के माध्यम से आप देखोगे तो स्थिति सारी क्लियर होगी। ऊपरमाल का पठार, मैसा का पठार और बोराट का पठार। यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसे जरगा कहते हैं भाई। जरगा कहां पर है? उदयपुर में है। तो इतना सारा कवर हो गया। ये भोमट का पठार है, मुख्यतः आपके उदयपुर और डूंगरपुर में है। उदयपुर और डूंगरपुर, हल्का सा सिरोही का भाग भी आता है। तो ये यहाँ पर भोमट का पठार है। 4 पठार देखिए आप, 5 पठार जो दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, 6 7 पठार देख सकते हैं, सातों के सातों पठार देखते हैं। ये देखिए इधर उड़िया का पठार, ये आबू का पठार, ये यहाँ पर भोमट का पठार, ये बोराट का पठार, ये लसाड़िया का पठार, ये मैसा का पठार और ये ऊपरमाल का पठार। सारे के सारे पठार आपको याद होने चाहिए भाई। तो इस प्रकार हमने मैप के माध्यम से ये निम्न चीजें देखी है, और भी कभी मैप लेके आएंगे जो बाकी चीजें बची है उनको भी देखने का प्रयत्न करेंगे। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्को यासक कहते हैं? सबसे पहले तो ये वर्को यासक, या कहीं बरको यासक भी दे रखा होता है। वर्को यासक ये क्या है? ये एक रूस का ठंडा स्थान है। ठंडा स्थान है जो भयंकर ठंड में रहता है, या यूं बोले कि यहाँ पर भयंकर ठंड पड़ती है या तापमान बहुत नीचे रहता है। तो राजस्थान का बरखो यासक क्या माउंट आबू को कहते हैं, चूरू को कहते हैं, फतेहपुर को कहते हैं या उदयपुर को कहते हैं? तो राजस्थान का बरखो यासक कहते हैं माउंट आबू को। माउंट आबू को। आगे देखिए झालावाड़ से बीकानेर,
झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। ये सवाल कह रहा है कि यदि आप झालावाड़ से बीकानेर तक की यात्रा करोगे, वो भी किस तरीके से, अरे एक सीधी रेखा में यात्रा करोगे इस प्रकार, इस प्रकार यात्रा करोगे आप। कहां से कहां तक, अरे आप यात्रा करोगे झालावाड़ से बीकानेर, बीकानेर की यात्रा करोगे तो आपको क्या क्या दर्शन होंगे, क्या बोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, या मध्य अरावली, या मध्य माही मैदान देखने को मिलेगा। तो झालावाड़ माही का मैदान रह गया इधर, ये तो नहीं होगा भाई। क्या विंध्यन कगार भूमि देखने को मिलेगी, बनास बेसिन देखने को मिलेगा, या बोराट का पठार मिलेगा, हाड़ौती का पठार मिलेगा, बनास बेसिन मिलेगी, या मध्य अरावली मिलेगी। बताओ देखे, हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन, या मध्य अरावली। विंध्यन कगार, बनास, तो विंध्यन कगार किधर रह गया, इधर आगे वाला भाग रह गया विंध्यन कगार, तो ये भी नहीं होगा। बोराट का पठार देखो, अभी हमने देखा ना बोराट का पठार कहाँ रह गया, ये यहाँ पर रह गया, ये इधर है झालावाड़, ये वाला भाग झालावाड़। तो झालावाड़ से यहाँ जाना अपने को, ये बीकानेर, ये वाला क्षेत्र है, इसके पूछ रहा है। अब देखो ऑप्शन में क्या हाड़ौती का पठार आ रहा है, बनास बेसिन और मध्य अरावली तीनों देखते हैं। हाड़ौती का पठार आ रहा है भाई, ये हाड़ौती का पठार आ रहा है, मध्य अरावली भी आ रही है, और बनास बेसिन, ये बनास बेसिन भी आ रही है। तो ये तीनों आ रहा है, हाड़ौती का पठार आ रहा है, बनास बेसिन आ रही है, और मध्य अरावली आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या क्या आ रहा है, हाड़ौती का पठार आ रहा है, बनास बेसिन आ रही है, और मध्य अरावली आ रही है। आगे चलिए, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है भाई। तो जरगा पर्वत हमने बहुत बार देख लिया, ये कहां पर है, आपके उदयपुर में है। आगे चलिए, सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया। देखिए राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश है इनका सबसे पहले वर्गीकरण किया गया राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल नामक किताब में, राजस्थान का भूगोल नामक किताब में कब किया गया भाई, 1968 में किया गया। कितने भागों में किया गया, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा गया, किनके द्वारा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। तो सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसके द्वारा, वीसी मिश्रा के द्वारा। कौन सी किताब में, राजस्थान का भूगोल। ये प्रकाशित कब हुई, 1968 में। कितने भागों में, 7 भागों में। आज का आखिरी सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल। बालसन, बालसन है क्या मरुस्थल में स्थायी झीलें बालसन कहलाती है। क्या वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें, तो वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें क्या कहलाती है भाई, पलाया कहलाती है। ज्यादातर पलाया कहाँ मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। और अपना जो डीडवाना है, डीडवाना झील है, ये किसका उदाहरण है, ये पलाया का उदाहरण है, पलाया झील है। कौन सा, डीडवाना भी। अस्थायी झीलों के सूखने से बना मैदान क्या बालसन कहलाता है, या स्थायी झीलों के सूखने से निर्मित दलदली भूमि। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, अस्थायी झीलों के सूखने से बना मैदान बालसन कहलाता है। और बालसन का राजस्थान में सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, ये आपका सांबरे झील है भाई, बालसन का अच्छा उदाहरण, जिसे और क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय क्षेत्र भी बोलते हैं, जहां से चारों ओर क्या नदियां आकर गिरती है। ये है बालसन, अभिकेंद्रीय क्षेत्र बालसन, जहां पर चारों तरफ से क्या नदियां आकर गिरती है भाई। इधर से देखिए शेखावाटी क्षेत्र से नदी आती है, इधर से जयपुर से भी आती है, इधर अजमेर से भी आती है, इधर से
कौन सी? नागौर से भी आती है। आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क है कि चारों दिशाओं से, इधर से जयपुर से आने वाली, इधर से शेखावाटी से आने वाली, इधर से अजमेर से आने वाली और इधर से नागौर से आने वाली नदियां जो सांबर झील में आकर गिरती है, कौन कौन सी है? ये आपके लिए आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए एक सिलेक्टेड जो प्रश्नावली है वो लेकर आए हैं, और इससे बार जो हमने पिछले 5-6 क्लास में इस टॉपिक को कवर किया है, इसके बाद शायद ही कोई सवाल आपको एग्जाम में ऐसा मिले कि जो अपने पढ़ा नहीं है। आज के लिए इतना ही। क्लास को यदि अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं और हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।